बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विज्ञान कक्षा 7th प्राणियों में पोषण अध्याय पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो इसके हो चुके हैं। पाचन तंत्र के अंगों के वर्णन पढ़ रहे थे, जिसमें मुंह है, ग्रास नली, आमाशय को हमने पढ़ लिया है। आज हम पाचन तंत्र का चौथा जो अंग है क्षुद्रांत्र पढ़ते हैं। क्षुद्रांत्र जिसको छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। आमाशय के बाद में वेदनांतर छोटी आंत आती है। ये एक कुंडलित नली है। कुंडलित का मतलब होता है कि घेरे, जिसके कुंडली नुमा घेरे होते हैं, घेरों से ये एक दूसरे से आपस में मिली रहती है। क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी, लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली नुमा नली है। अत्यधिक कुंडलित नुमा नली है। जिस तरह सांप कुंडली लगाकर बैठता है, वैसे ही ये क्षुद्रांत्र छोटी आंत कुंडलित नुमा एक नली है। ये यकृत और अग्नाशय से रस या स्रावित प्राप्त करती है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव यानी रस प्राप्त करती है। अग्नाशय और यकृत 2 ग्रंथियां हैं। इनके क्या काम है, ये कहाँ पर स्थित है, वो भी बता दूंगा। तो क्षुद्रांत्र जो है वो यकृत और अग्नाशय से रस प्राप्त करती है। यकृत जिसको लीवर कहते हैं, गहरे लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि है जो उदर के इस तरफ नीचे दक्षिण में दाहिनी ओर होती है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के दाहिनी ओर होती है। एक तरफ आमाशय है, दूसरी तरफ यकृत होता है, दाहिनी भाग की ओर होती है। यकृत पित्त रस स्राव करता है। यकृत पित्त रस स्राव करता है। पित्त रस का जो रंग है वो पीला होता है। पित्त रस स्राव करता है। यकृत की जो ग्रंथि है उससे पीले रंग का पित्त रस निकलता है।
और एक थैली में जाकर इकट्ठा हो जाता है। एक थैली में जाकर इकट्ठा हो जाता है। जिसे पित्ताशय कहते हैं, जिसे पित्ताशय कहते हैं। इसका मतलब है पित्ताशय में पीत रस इकट्ठा होता है। पित्ताशय एक थैली जैसे आकार की है, उसमें पित्त रस इकट्ठा होता है। यकृत की खराबी के कारण शरीर में पीलिया हो जाता है। वो पीलिया इसलिए हो जाता है क्योंकि पित्त रस जो है वो हमारे खून में चला जाता है, रुधिर में चला जाता है, तो उसको पीलिया कहते हैं। वही पित्त रस के कारण, पित्त रस यदि खून के अंदर चला जाए तो उसको पीलिया कहते हैं। तो एक थैली में जाकर इकट्ठा हो जाता है, पित्त रस एक थैली में जाकर इकट्ठा होता है, उस थैली को पित्ताशय कहते हैं। ये पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण है। पित्त रस वसा का पाचन करते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वसा को पचाता है। हम जो चिकनाई युक्त पदार्थ लेते हैं, वो चिकनाई युक्त पदार्थ या चिकनाई वाले पदार्थ जो है पित्त रस के कारण पाचन हो जाता है। अग्नाशय आमाशय के नीचे होता है। अग्नाशय जो है, ये हमारा जो आमाशय है, इस आमाशय के नीचे यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि आमाशय के ठीक नीचे होती है। ये अग्नाशयिक रस स्राव करती है। अग्नाशय रस स्राव करती है। रस का स्राव करती है। अग्नाशयिक रस को निकालती है। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशयिक रस का स्राव करती है या रस को निकालती है। ये अग्नाशय रस बड़ा काम आता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाता है। अग्नाशय रस अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल रूप में बदल देता है। सरल रूप में बदल देता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल रूप में बदल देता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। तो किस तरह सरल रूप में बदलता है वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। प्रोटीन एमिनो अम्ल में प्रोटीन एमिनो अम्ल में वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में वसा अम्ल में बदल जाता है, और वसा ग्लिसरॉल में भी
बदल जाता है। और कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। तो हमने पढ़ा छोटी आंत क्षुद्रांत के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसका क्षुद्रांत्र जो हमारे भोजन का जो अवशोषण करती है, भोजन को सोखती है, किस तरह इसका अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण करना। पचा हुआ जो भोजन है वो क्षुद्रांत की भित्ति जो दीवारें होती है उस दीवारों में रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इसको अवशोषण कहते हैं। पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इसे अवशोषण कहते हैं। भित्ति का मतलब है उसकी अंदर की दीवारें। क्षुद्रांत की जो अंदर की दीवारें हैं उसमें रुधिर वाहिकाओं में ये हमारा भोजन चला जाता है, उसे अवशोषण कहते हैं। भित्ति में उंगलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। भित्ति में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। संरचनाएं होती है जिसे रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। ये रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। ये क्या करते हैं कि भोजन का अवशोषण करते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण, अवशोषित जो पदार्थ है ये रुधिर वाहिकाएं भोजन का अवशोषण करती है, उसके बाद में स्थानांतरण होकर हमारे पूरे शरीर में ये भोजन का रस पहुंचता है। अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। अवशोषित भोजन हमारी जो रुधिर वाहिकाएं हैं, वाहिकाओं का मतलब होता है ले जाने वाला, रुधिर को ले जाने वाली नलियां रुधिर वाहिकाएं कहलाती है। तो अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, ये रुधिर वाहिकाएं क्षुद्रांत की भित्ति या अंदर की जो दीवारें होती है वहाँ पर होती है, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में पहुँचता है। जो भोजन का अवशोषण नहीं होता, जिस भोजन का अवशोषण नहीं होता, जिस भोजन का अवशोषण नहीं होता वह बृहदांत्र में चला जाता है। बृहदांत्र में चला जाता है।
शेष भोजन का जो शेष भाग है, जिस भोजन का अवशोषण नहीं होता, यानी वेदांत्र जिस भोजन को नहीं सूंघती वह भोजन वृहदांत्र में चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। वेदांत्र बड़ी आंत ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। इसको बड़ी आंत भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसको बड़ी आंत भी कहते हैं। छोटी आंत के मुकाबले इसकी लंबाई कम है, लेकिन इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य है जल और लवणों का अवशोषण करना। जल और लवणों का अवशोषण करना। छोटी आंत में जो जल या लवण आते हैं उनको सोखती है। अपचित भोजन यहाँ पर आता है और अपचित भोजन में से जल और लवणों को सोख लेती है। अपचित पदार्थ मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। अपचित जो पदार्थ होता है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और समय समय पर हम इस मल को बाहर निकाल देते हैं। समय समय पर इस मल को गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जिसे निष्कासन कहते हैं। निष्कासन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पतले दस्त लगते हैं। पतले दस्त लगने का मुख्य कारण है हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत का सही तरीके से कार्य नहीं करना, सही तरीके से अवशोषण नहीं करना, जिसके कारण हमें दस्त लगना शुरू हो जाते हैं। दस्त में क्या होता है कि जल और लवण की शरीर में कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए जल, चुटकी भर नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है। ये घोल शरीर में पानी और लवण की पूर्ति करता है। इसको हम ORS का घोल कहते हैं। ORS जीवन रक्षक घोल। जीवन रक्षक घोल बनाना बहुत ही सरल है। 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक और थोड़ा सा चीनी या शक्कर, 2 चम्मच शक्कर मिलाइए और उस विलयन को तैयार कर लीजिए। और पीड़ित जो बच्चा है या बालक है
या आदमी है जिसको दस्त लग रहे हैं उनको ये ORS का घोल दे दिया जाए। तो बच्चों ये पूरी जानकारी आप अपनी नोटबुक में लिखना। आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।